कल्पना कीजिए, तारीख है 26 जनवरी 1950। सफेद धोती कुर्ता पहने एक शांत स्वभाव के व्यक्ति राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रवेश करते हैं। वही हॉल जहां कभी ब्रिटिश वायसराय भारत पर शासन करते थे। पर आज इतिहास बदल रहा है। वो शपथ लेते हैं एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रथम नागरिक के रूप में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। वो व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक वकील, विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और संवैधानिक विचारक, जिन्होंने कानून और नैतिकता की शक्ति को भारतीय लोकतंत्र की नींव बना दिया। कैसे बिहार का वो विनम्र वकील बना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला राष्ट्रपति। कैसे उन्होंने कानून, नैतिकता और अनुशासन को मिलाकर एक नवजात राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। अंत तक साथ रहिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि कानून कैसे नेतृत्व में बदलता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। स्वागत है आपका टॉप 100 लीगल लेजेंड्स ऑफ इंडिया के 5वें एपिसोड में, जहां हर शुक्रवार हम उन लोगों की जीवन यात्रा जानते हैं जिन्होंने कानून को राष्ट्र निर्माण का औजार बना दिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा अंबेडकर के बारे में, गांधी, पटेल, नेहरू के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके द्वारा रचा गया संविधान सुरक्षित, सम्मानित और जीवित रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। आइए खोलते हैं कानूनी डायरी को, कोर्ट रूम से संविधान तक की और बाद में भारत के राष्ट्रपति पद तक की यात्रा को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जीवन की शुरुआत की, उनकी जो लीगल जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई उसकी बात करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में बिहार के जीरादेई गांव में हुआ। वो एक प्रभावशाली छात्र थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में कोलकाता यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। 1916 में उन्होंने पटना हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। उनकी कानूनी प्रैक्टिस जो है वो 3 सिद्धांतों पर मूलतः आधारित थी, जो है पहला सत्य विजय से ऊपर, दूसरा नैतिकता महत्वाकांक्षा से ऊपर और तीसरा सेवा पद प्रतिष्ठा से ऊपर। उनकी वाणी मृदु थी, पर तर्क उनके बेहद तीक्ष्ण थे। जज उनका सम्मान करते थे, विरोधी उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल रहा था। उन्होंने देखा कि औपनिवेशिक कानून का प्रयोग शासकों की रक्षा के लिए न कि शासितों की भलाई के लिए हो रहा था। तो उन्होंने तय किया कि अब वे अदालत की दीवारों से बाहर निकलकर कानून को जनसेवा का हथियार बनाएंगे, और इस तरह एक वकील इतिहास की ओर बढ़ चला। अब बात करते हैं सेवा से मिला कानून का संगम, उसके बारे में बात करते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, जहां पर नील के किसानों पर अंग्रेजी बागान नागरिकों का, मालिकों का अत्याचार चरम पर था। प्रसाद के कानूनी कौशल ने आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट एकत्र किए, कानूनी याचिकाएं तैयार की और हर कदम को कानून के दायरे में रखा। यह बगावत नहीं थी, यह था अधिकारों का वैधानिक प्रतिरोध। गांधी जी ने उनके बारे में बोला था कि राजेंद्र बाबू ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों से सत्य टपकता है। उन्होंने 1914 के बिहार बाढ़ राहत कार्य और 1934 के भूकंप पुनर्वास कार्य में भी अद्भुत योगदान दिया। उन्होंने राहत कार्य में कानूनी अनुशासन और सार्वजनिक जवाबदेही बनाए रखी। हर पैसा, हर सहायता का हिसाब रखा गया। यही कारण था कि स्वतंत्रता से पहले ही वे बन गए भारत के सबसे विश्वसनीय लोक सेवक। अब मेरा आपके लिए एक सवाल है, क्या आज के लोक सेवक भी कानून प्लस सेवा के उसी नैतिक आदर्श पर चलते हैं जिस पर चलते थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू?
कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अब बात करते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, उसको समझते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब सबसे बड़ी कानूनी दायित्व सामने ये था कि हमें भारत के संविधान का निर्माण करना था। दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। वो कोई उग्र नेता नहीं थे, बल्कि संयम के महारथी थे। जब बहसें संघीय बनाम केंद्रीकृत सत्ता पर, हिंदू कानून सुधार बनाम परंपरावाद पर और अधिकार बनाम व्यवस्था पर चल रही थी, तब ऐसे समय में उन्होंने अटल धैर्य और शांति से सभा का संचालन किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर और उनकी समिति ने संविधान लिखा, लेकिन डॉक्टर प्रसाद ने उसे सफलतापूर्वक पारित किया। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, भारत की जो नियति को सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उन्होंने उस दिन उसको सील कर दिया। उन्होंने कहा था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का आधार भी है, जीवन का साधन भी है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि सभा में हर संशोधन पर चर्चा हो, हर असहमति रिकॉर्ड में दर्ज हो। इसलिए जब संविधान अपनाया गया, कोई सदस्य बाहर नहीं गया, कोई वर्ग बहिष्कृत नहीं किया गया। यही उनकी सबसे बड़ी कानूनी जीत थी, सम्मान के माध्यम से सर्वसम्मति। अब बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पर सवाल उस समय यह था कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। उनका पद संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक परिभाषित था। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना था, लेकिन अनुच्छेद 60 में जो शपथ दी जाती है राष्ट्रपति को, उसके अनुसार उन्हें संविधान की रक्षा और मर्यादा भी बनाए रखनी थी। उन्होंने इन दोनों कर्तव्यों का अद्भुत संतुलन बनाया। उन्होंने ऑर्डिनेंस की समीक्षा की, जल्दबाजी में बने कानूनों पर प्रश्न उठाए, पर कभी भी कानूनी सीमाएं नहीं लांघी। जब पहला संविधान संशोधन 1951 में आया, जिसमें अभिव्यक्ति और संपत्ति के अधिकार पर सीमाएं जोड़ी जा रही थी, तो उन्होंने सरकार को चेताया कि परिवर्तन भावनाओं से नहीं, संविधान के सिद्धांतों से संचालित होना चाहिए। उन्होंने कभी किसी कानून को वीटो नहीं किया, पर नैतिक दिशा सूचक यंत्र यानी कि मोरल कंपास अपना हमेशा सक्रिय रखा। इसलिए उनका राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो बना संयम का प्रतीक। ये बात आप ध्यान करिएगा। अब बात करते हैं संवैधानिक परंपराओं की और नैतिक राष्ट्रपति के रोल की, उसके पद की गरिमा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वे परंपराएं स्थापित की जिन्हें आज तक हर राष्ट्रपति मानता है। वो परंपराएं क्या है? पहला, कि राष्ट्रपति संवैधानिक नैतिकता का रक्षक है। दूसरा, वो ये प्रश्न उठा सकता है पर कार्यपालिका को पंगु नहीं बना सकता। जो राष्ट्रपति है वो सवाल उठा सकता है मगर कार्यपालिका को पंगु नहीं बना सकता। और तीसरा, उनकी शक्ति वीटो से नहीं, सलाह और गरिमा में है। उनका कहना था, उन्होंने एक बार कहा था कि राष्ट्रपति को मौन दर्शक नहीं होना चाहिए, म्यूट स्पेक्टेटर नहीं होना चाहिए, पर उसे तानाशाह भी नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को कभी भी म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनना चाहिए, मौन दर्शक नहीं बनना चाहिए, मगर उसी समय पर उन्हें तानाशाह भी नहीं बनना चाहिए। यह भी उन्होंने कहा कि पर उसे तानाशाह भी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के राज, चेक और बैलेंस और निष्पक्ष सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके कार्यकाल जो 1950 से लेकर 1962 में था, उसमें हुए 2 आम चुनाव, संवैधानिक संस्थाओं का जन्म भी हुआ और शक्ति का पहला शांतिपूर्ण चुनाव भी हुआ और हस्तांतरण भी हुआ। और इन सब के बीच न कोई घोटाला, न विवाद, न शक्ति का दुरुपयोग। यही उन्हें बनाता है भारत का सिर्फ पहला राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पहला संवैधानिक विवेक भी, कंशाइंस भी। अब बात करते हैं उनकी कानूनी और नैतिक विरासत के बारे में।
1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ, पर वो अपने पीछे छोड़ गए कानून, विनम्रता और सार्वजनिक कर्तव्य की अमर विरासत। उन्होंने साबित किया कि वकील केवल वाद विवाद करने वाले नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता भी हो सकते हैं। उनका जीवन हर कानून पढ़ने वाले व्यक्ति को, हर कानूनी छात्र को 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन सिखा के देता है। जो पहला है, कानून बिना नैतिकता के खोखला होता है, और दूसरा, नेतृत्व बिना विनम्रता के खतरनाक होता है, और तीसरा, शक्ति बिना संयम के अत्याचार है। आज भी जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, वही हॉल, वही संविधान है और वही नैतिक छाया होती है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में छोड़ के गए हैं। अब हम अपने अंत में कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो इसी के साथ जो ये हमारी प्रेरणादायक कानूनी यात्रा थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो वकील से बने भारत के पहले राष्ट्रपति। अब मैं आपसे अंत में जानना चाहता हूं कि अगर आप उनकी जगह होते तो राष्ट्रपति के रूप में आप क्या प्राथमिकता देते? सख्त संवैधानिकता या फिर लिखित कानून से परे नैतिक निर्णयों पर? कमेंट करके हमें बताइएगा आपके विचार क्या हैं। अगर आपने आज के इस सेशन से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लीगल विश्लेषण ऐसे ही मिलते रहते हैं। और अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।